ओम शांति। बाबा के अनन्य नूरे रत्नों को देखकर बेहद खुशी हो रही है और हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा के घर में, जो कि बेहद का घर है, यहाँ हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी स्थिति को और उज्जवल बनाने के लिए आते हैं। और हम लोग सुबह से क्लासेस कर भी रहे हैं और जो भाई बहने कल पहुँचे होंगे वो और भी ज़्यादा अपने में बाबा के रंग का रंग चढ़ा चुके होंगे। सुबह से भी कई क्लासेस हुई हैं, बहुत सी बातें ऐसी रही होंगी जो अपने अनुभव में आई होंगी और स्वयं में ये रियलाइजेशन भी आया होगा कि मेरे में किन किन बातों की कमी है, जिन बातों को मुझे अपने जीवन में और धारण करना है। और जैसा कि अब का विषय है, वैसे भी रात का समय है, रात को हर चीज़ को वाइंड अप किया जाता है और ये जो विषय है ये ऐसा विषय है जो हमारे सारे दिन भर की कारोबार को, जो आंतरिक है, उसको वाइंड अप करता है कि लाइट हाउस स्थिति हमारी कैसे बने। हमारी पढ़ाई का सार भी यही है, क्योंकि बाबा ने जब शुरू में ज्ञान सुनाना आरंभ किया साकार मुरलियों के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं कि बाबा ने कोर्स कराया। और उसके बाद जब बाबा की मुरलियाँ व्यक्त होने के पश्चात आई हमारे सामने, तो हम कहने लगे कि बाबा की अब वही मुरलियाँ जो 1969 तक चली थी, तो वह मुरलियाँ अब रिवाइज होकर हम सबके सामने आ रही हैं। और उसके पश्चात जो बाबा ने कोर्स कराना शुरू किया कि बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा भी गए नहीं हैं, बाबा तुम बच्चों के साथ ही हैं, लेकिन बाबा ने कमरा बदला है, चोला बदला है और बाबा तुम बच्चों को ये चाहते हैं कि बच्चे अब तुम अव्यक्त बन जाओ। इसी कारण से बाबा अव्यक्त वतन चले गए हैं ताकि तुम ज्ञान की गहराई में और अधिक जा सको। तो उस समय जो बाबा ने कोर्स कराना शुरू किया अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, वो कोर्स रहा कौन सा कोर्स? रियलाइजेशन कोर्स। क्योंकि हमने रियलाइज करना शुरू किया, बाबा ने जो भी बात बोली, बाबा ने इसी बात को लेकर के कहा कि बच्चे तुम ऐसे बने हो, ऐसा तुमने किया है, ये स्थिति आपकी कहाँ तक बनी है। तो माना हमें स्वयं को रियलाइज कराने के लिए बाबा ने अव्यक्त मुरलियों के द्वारा रियलाइजेशन कोर्स कराया। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ एक वर्षों से जो बाबा की बातें रिपीट हो रही हैं, वो हमारे सामने इसी बात को लेकर आ रही हैं कि बाबा अब हमसे ये चाहता है कि समय अनुसार जो भी हमारे में छोटी मोटी कमियां हैं, चाहे वो व्यर्थ के रूप में है, व्यर्थ चिंतन के रूप में है, व्यर्थ बोल के रूप में है, या किसी प्रकार के स्वचिंतन की कमी है, तो वो बच्चों की सारी दूर हो जाए और बच्चे हर बात से लिबरेट होते जाएं, छूटते चले जाएं। तो इसको हम कहते हैं बाबा का लिबरेशन कोर्स। और यही हमारी अंतिम स्थिति भी है कि हम लाइट हाउस कैसे बने, क्योंकि जब हम हर चीज़ से लिबरेट हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो वही स्थिति हमारी लाइट हाउस कहलाती है। और गीता में भी जो बात कही गई है, मन मना भव मध्याजी भव, वह सार्वभौम स्थिति के अंदर समाया हुआ है। तो मन में एक बात आती है कि लाइट हाउस, इसका मतलब क्या है? ये हम सभी जानते हैं कि लाइट हाउस कहा किसको जाता है? एक टॉवर होती है जो बहुत ऊंची होती है, जिस पर लाइट्स लगे होते हैं, और जब कोई भी जो समुद्र में जाने वाले स्टीमर्स होते हैं, उनको वो रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा भी जब हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम लाइट हाउस हो, तो मन में संकल्प उठना ये स्वाभाविक हो जाता है कि बाबा हम बच्चों को किस भाव को लेकर इस बात को कहते हैं कि बच्चे तुम लाइट हाउस हो, और हम वो लाइट हाउस यदि नहीं हैं तो हम बने कैसे। मैं जब इस बात पर विचार कर रही थी तो मन में कुछ एक बातें आई कि लाइट हाउस हम बने कैसे। सबसे पहली बात तो जो चीज़ बहुत ऊंची होगी, टावर जैसे बहुत ऊंची होती है, तो जो चीज़ बहुत ऊंची ले जाई जाती है वो उससे कई गुना
क्या होती है? उसकी नींव नीचे गहरी डाली जाती है। ऐसा ही होता है ना, ताकि वो चीज स्टेबल रह सके, स्थिर रह सके। तो अगर हम बच्चे भी लाइट हाउस बनना चाहते हैं तो हमें शरीर को तो लाइट हाउस नहीं बनाना है। अंदर की जो ताकत है, अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो समझ है, वो ज्ञान मेरे से बाहर झलके, उसी को हम कहते हैं कि लाइट हाउस अगर मुझे बनना है तो मुझे अपने आप को भीतर से लाइट हाउस बनाना है। अब लाइट के दो अर्थ होते हैं। एक लाइट का अर्थ होता है हल्का। कहते हैं ना, कोई चीज बहुत हल्की होती है, हम कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आज मुझे बहुत लाइट लग रहा है। मैंने खाना खाया, आज बहुत हल्का खाना खाया, तो भी हम क्या कहते हैं कि आज मेरे को बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कपड़े हमने बहुत लाइट पहने हो, या अब जैसे सर्दियां गई हैं और गर्मियों की ड्रेस में हम लोग आ गए, तो भी हम क्या कहते हैं, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हल्का लग रहा है, कहते हैं ना। तो लाइट का एक मतलब होता है हल्का, और दूसरा जो लाइट का मतलब होता है, लाइट माना रोशनी। तो ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं? नॉलेज इज लाइट। और जब नॉलेज को हम एक्शन में ले आते हैं, व्हेन नॉलेज पुट इनटू एक्शन, तब ये क्या बन जाती है? देन इट बिकम्स पावर, शक्ति बन जाती। इसलिए जो चीज लाइट होती है वो चीज हमेशा पावरफुल जरूर होती है ना। जैसे हम कहते हैं एसेंस है, बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो हम कहते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बाबा जो हमें कहते हैं कि बच्चे अगर तुम्हें लाइट हाउस बनना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी स्थिति को बहुत लाइट बनाना पड़ेगा। दोनों मीनिंग से हमें उसे अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि हम कितना लाइट बने हैं। तो अब आगे आता है कि अगर हम लोग लाइट बनना चाहते हैं, एक तो हम हल्का बनना चाहते हैं जिसको हम अपनी एंजेलिक फॉर्म कहते हैं, या मेरा जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है उसमें हम स्थित होना चाहते हैं, और दूसरा मैं हमेशा अपने आप को हर चीज में लाइट, अर्थात कोई भी विघ्न या परिस्थिति मेरे सामने आती है तो उस समय यदि मैं अपने आप को रोशन, अर्थात एकदम मार्ग को स्पष्ट देखना चाहती हूँ या चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मेरे मन में जो सामने आया, मैं वो बात आपके सामने रखती हूँ। पहली बात मेरे मन में जो आई कि बाबा ने हमारी नींव को पक्का करने के लिए, जो बेसिक बाबा ने जो मूल को पकड़ा, और मूल को पकड़ने में भी बाबा ने किसको पकड़ा? 4 सब्जेक्ट्स। हमारी पढ़ाई के बाबा ने बताए कि मूल को तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर हम परफेक्ट हो जाएं तो हमारी जो स्थिति है, जो मूल स्वभाव है, उसके अंदर क्या आ जाएगा? निखार आएगा। और निखार भी इतना ज्यादा आएगा कि हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे, जो पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे, तो वो सारे विश्व के अंदर ताकत के रूप में फैलेंगे। क्योंकि जैसे अभी हम लोग सभी अनुभव करते हैं कि जब हम लोग ज्ञान में चले थे और फिर उसके बाद हमें थोड़ा समय हुआ, और अब उसके बाद जब हमें काफी समय हो गया, तो हम उस अंतर को विजुअलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कर पाते हैं ना, कि मेरे अंदर में जिस दिन हम फर्स्ट डे ज्ञान में आए थे उस समय मेरी क्या मानसिक स्थिति थी, और अब जब हम बाबा के बच्चे हो गए तो हम अपने जीवन में उस परिवर्तन और वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। तो इसलिए अगर अब हम ज्ञान की सब्जेक्ट पर ध्यान दें तो मैं समझती हूँ कि ज्ञान की सब्जेक्ट में जो मुख्य बातें आती हैं, एक तो आती है समझना, ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, और एक होता है उसका स्वरूप बनना। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझने में क्या आता है? कई बार हम क्या कहते हैं कि हमने समझा है कि बाबा ने हमें कहा है कि हम एक आत्मा हैं। अब ये एक बाबा ने हमें पॉइंट दी है जो हमने समझी है, लेकिन समझते हुए भी हरेक ने उसको अपनी समझ के हिसाब से समझा है। तभी बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चों के अंदर भी, मेरे बच्चे जो हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं।
अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, अगर आप आत्मा हैं और आपने इस बात को समझा है, तो समझने के बाद मुझे क्या करना होगा? एक तो इस बात की गहराई में जाकर कि मैं आत्मा, इसका मतलब क्या? कई बार हम समझते हैं कि हम लोग बाबा की याद में बैठेंगे तो हमें कोई लाइट दिखाई देगी, उसी का मतलब है कि अपने को आत्मा समझना। जो बाबा ने कहा उस बात का वैसा स्वरूप बनना। माना अगर हम अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, आप इमर्ज करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप में बैठे हैं, तो जहाँ पर मधुबन में हम फ्री होते हैं और फ्री होकर के हमें अपने आप को चेकिंग और चेंज करने का मौका भी प्राप्त होता है। तो भी एक सेकंड के लिए अपने सामने इमर्ज करें वो भी आत्माएं जो आपके संबंध संपर्क में हैं, आप अपने लौकिक में हैं या सेवा स्थान पर हैं, और जिनको भी आप देख रहे हैं उनके प्रति मेरा आउटलुक कैसा है? क्या उनको देखते हुए, उनसे बात करते हुए मेरे मन में ये एक भाव है कि ये शिव बाबा के बच्चे आत्माएं हैं, या कोई और भाव बना रहता है? इसी तरह से अपने आप को इमर्ज करें अपने कार्यस्थल पर। वो ऑफिस भी हो सकता है, सेवा केंद्र भी हो सकता है। जब हम सेवा साथियों के साथ हैं तो उनके प्रति मेरा आउटलुक क्या है? क्या ये आउटलुक है कि ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, या मेरा ये भाव रहता है कि ये मेरे आत्मिक भाई बहनें हैं? इसी तरह से चेक करें कि जब हम कोई बहुत सुंदर मार्केट में जाते हैं और वहाँ बहुत सुंदर चीज़ों को हम देखते हैं, तो उनको देखते हुए मेरे मन के भीतर क्या भाव पैदा होता है कि कलयुगी दुनिया की चीज़ें वो चीज़ें हैं जो नश्वर हैं, लेकिन बाबा हमको ऐसी चीज़ों की दुनिया में लेकर जा रहे हैं जो अविनाशी होगी। क्या मन में आता है? एकदम चीज का कंट्रास्ट हमारे मन में आता है। सोफे पर आकर बैठे, ये भीतर में आया कि ये मेरे शारीरिक सुख के लिए है, लेकिन असली सुख तो आत्मानुभूति में है। तो जब हम लौकिक का अलौकिक में कन्वर्शन करना शुरू कर देते हैं, फिजिकल का नॉन फिजिकल में कन्वर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो उससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मेरी जो आत्मिक ताकत है, जो मेरा आत्मिक बल है, वो मेरा बल बढ़ने लगता है। इसी का मिसाल ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए बाबा ने हर डायरी के अंदर ये भरना शुरू कर दिया लिख लिख कर कि मैं भी आत्मा हूँ, ये यशोदा भी आत्मा है, फला भी आत्मा है, फला भी आत्मा है। क्योंकि हमारे अंदर में जो फाइल्स हैं, जो पुरानी फाइल्स हैं, अगर हम उनको नई में रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये एक नियम है कि हमें थॉट को काटने के लिए जो पुरानी फाइल मेरे भीतर में भरी हुई है, उनको मुझे रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया थॉट देना पड़ेगा। और जब तक हम थॉट नहीं देंगे तो कोई भी चीज मेरे सामने आएगी तो क्या होगा? मेरे वही पुराने विचार मेरे भीतर में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि बाबा ने जो ज्ञान की मुझे समझ दी है कि बच्चे तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। अब जैसे बाबा ने तो एक ये पॉइंट के रूप में दी, लेकिन पॉइंट के रूप में देने के बाद मैं इसको अपने लिए कैसे समझती हूँ या समझता हूँ, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि उसी समय हम इस पर काम करना शुरू कर दें। कई स्टूडेंट्स को देखा मैंने क्लास के अंदर ही बैठे बैठे
जो बाबा ने कहा उससे होमवर्क भी निकाल लेते हैं और कईयों की बुद्धि क्लास में बैठे ही बाहर होती है। बाबा ने क्या कहा तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो उसी समय होमवर्क भी निकाल लेते हैं कि बाबा की ये पॉइंट मेरे ऊपर अप्लाई कैसे होती है। अच्छा, आज हम जाएंगे, बाबा ने कहा है कि बच्चे देह और देह के सब संबंधियों को भूलकर मुझे याद करना। अच्छा, मेरे सामने आज कौन कौन देह के संबंधी आने वाले हैं? आज मेरी फ्रेंड ने घर में आना है, आज मेरे रिलेशंस ने घर में आना है, आज हो सकता है मेरा किसी के साथ कोई बहुत ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो उसके अंदर, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, मेरी ये याद भूल सकती है। तो अगर हम पहले से ही अपने आप को एक रिमाइंडर छोड़ लेते हैं, क्योंकि हम बड़े लोग हैं बाबा के बच्चे, और बड़े लोग हमेशा क्या करते हैं, जब बहुत व्यस्त होते हैं वो हमेशा रिमाइंडर्स लगा कर रखते हैं। क्लिक करेगा, मोबाइल में लगा देंगे या किसी को बोल देंगे कि आप इस समय मुझे ये बात याद करा देना। तो जब इस प्रकार से हम अपने आप को रिमाइंडर्स देते रहते हैं, तो रिमाइंड कराने से जब वो सिचुएशन मेरे सामने आती है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आती है या वैभव के रूप में आती है या किसी के संस्कार स्वभाव के रूप में आती है, और यदि मैंने पहले से ही फीड किया हुआ है अपने अंदर कि ये आत्मा मेरे से डिफरेंट है, अगर मैंने ये फाइल पहले से फीड की हुई है और उसी फाइल के साथ मैं चली जाती हूँ कि ये आत्मा बड़ी डिफिकल्ट है, तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे तो हमें आएगा ये तो इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने बार बार ये फाइल रिप्लेस कर दी है कि ये आत्मा मेरे से डिफरेंट है और हर आत्मा का जो रोल है वो यूनिक है, अनोखा है। हर आत्मा इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर एक ना मिले दूसरे से। ये आत्मा जो रोल प्ले कर रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं कर रही, हर एक को अपना जीने का अधिकार है। अब मैंने इस चीज की बार बार अपने अंदर फीडिंग कर ली बाबा की इस पॉइंट को लेकर के, तो क्या हो गया, वो चीज मेरे स्वरूप में कब आएगी? जब वो सिचुएशन मेरे सामने आएगी, उस सिचुएशन में हम इन बातों को अप्लाई करेंगे, और जैसे ही मैंने उन सिचुएशन के अंदर इस बात को अप्लाई किया, तो उस समय शुरू में क्या होगा, हो सकता है द्वंद्व भी हो, हमारा फेलियर भी हो जाए, हमारी 10% विजय हो, लेकिन उस समय हम क्या करें कि हम बहुत ज़्यादा इस बहाव में भी ना चले जाएं कि अच्छा हम तो जीत नहीं पाए, मैंने तो इतना पुरुषार्थ किया था, मैंने तो सोचा था मेरी सफलता होगी। नहीं, इसमें भी क्या हो रहा है, मेरी बहुत सारी एनर्जी, मेरे बहुत सारे विचार जो है वो वेस्ट जा रहे हैं। और बाबा ने एक बहुत बड़ी बात एक दिन मुझे टच हुई, जो मुझे अपने लिए बहुत अच्छी लगी, कि बच्चे हर संकल्प से आप खुशी जनरेट करो। संकल्प देखिए कितना देर लगती है क्रिएट करने में, हमें पता भी नहीं लगता कि कितनी प्रकार के संकल्प हमारे अंदर में आकर के चले जाते हैं, और अचानक जब वो चले जाते हैं हम कहते हैं अच्छा हमने ऐसा कहा था, हमें पता ही नहीं था। तो अगर हर संकल्प में हम खुशी को जनरेट करना शुरू कर देते हैं और हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार हम सफल नहीं हुए, 10% हुआ, पर इससे आगे बढ़ने का स्टेप है, मैं कुछ तो आगे बढ़ा या बढ़ी ना, लेकिन अब मेरी ये शुरुआत हो गई, अब मुझे इस पर पूरा खरा उतरना है। तो जब इस प्रकार से हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ज्ञान की पराकाष्ठा, बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा, कोई भी बात हो जाती है आप फुल स्टॉप लगा दो। बाबा बहुत कह रहे हैं आजकल बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, हर बात में बिंदु, कोई बात हो गई ओके फुल स्टॉप अंदर में। अब लगता नहीं है फुल स्टॉप, बाबा कहते तो हैं, बड़े भी कहते हैं, लेकिन लगाना बहुत मुश्किल है। अब इसका मतलब ज्ञान की बात को मैंने सुना है, लेकिन मैंने उसको सही रीति से समझा नहीं है कि बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा, माना ड्रामा में माँ हमेशा कल्याणकारी होती है, जो भी हो रहा है इसमें कल्याण है। क्यों? क्योंकि मेरा कल्याणकारी फादर बैठा है और उसने मुझे ये बात बता दी कि बच्चे तुम कल्याणकारी पिता के बच्चे हो, तो कोई भी तुम्हारे साथ अकल्याण का कार्य हो नहीं सकता, और मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। तो जब हम इस बात को सोचकर चलते हैं कि कल्याणकारी शिव बाबा मेरे साथ है और वो मेरे को मदद करने के लिए हजार भुजाओं के लिए तैयार है, तो मेरे साथ कोई भी कमी की बात
हो नहीं सकती, गलत बात हो नहीं सकती। अब अगर मैंने इस बात को इस तरह से धारण कर लिया तो क्या हो गया, वो पॉइंट मेरा स्वरूप बन गई। नहीं तो पॉइंट किसके लिए हो गई, केवल पॉइंट के लिए हो गई। इसी कारण से अधिकतर भाई बहन ये भी कहते हैं कि हमारा योग लगता नहीं है और हमारी स्थिति फिर लाइट बन नहीं पाती है। तो कहने का भाव है कि ज्ञान के सब्जेक्ट में जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही हमें आने वाली परिस्थितियों में कल्याण दिखाई देगा, इनर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना इनर स्टेबिलिटी होगी उतना मेरी टावर, जो मैं लाइट हाउस हूं, उसकी जो नींव है वो मजबूत होगी। अब इसी प्रकार से यदि हम लोग अपने योग के सब्जेक्ट को लेते हैं, बाबा ने कहा है कि बच्चे मैंने तुम्हें कितने सारे स्वमान दिए हैं, कितने सारे स्वमान दिए हैं। अगर हम इसी बात को लें कि मैं बाबा का बच्चा हीरे तुल्य हूं, ये जन्म मेरा हीरे तुल्य है। अब हीरे तुल्य हमने कह तो दिया, एक संकल्प तो किया, अच्छा संकल्प, लेकिन इस संकल्प से मैंने खुशी को, ताकत को जनरेट नहीं किया। वो मेरी जनरेट कब होगी, जब मैं इस बात के महत्व को रियलाइज करूंगी कि डायमंड का मतलब क्या होता है। डायमंड वो चीज होती है जो कभी भी गर्म नहीं होता। डायमंड वो होता है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। डायमंड वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। अब इन तीनों बातों को अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं, सारे दिन भर में हम लोग ऊपर नीचे होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो मैं ज्ञान की स्थिति में भी पक्का या पक्की नहीं हूं। इस बात को हम चेक करें। इसी प्रकार से हम और बात ले लें बाबा की कि मैं गरम माना रौब से किसी से बात करना, गुस्से से बात करना, या किसी को जतला करके बात करना, किसी को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी कुछ है, हम भी तुम्हारे सामने कुछ बोल सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं, तो ये सारी बातें, इसका मतलब मेरे अंदर में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो इसका मतलब हम सच्चा हीरा नहीं हुए। तो अब हर कोई इस पॉइंट को पर्सनलाइज करने के लिए अब क्या करे, उस बात पे सोचना शुरू करे कि भाई मेरे को कहां पर इनर वर्क करने की जरूरत है, अपनी कौन सी भीतर की ताकत के ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर जो मेरे ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो आलस्य के रूप में है, चाहे गुस्से के रूप में है, चाहे वो रौब के रूप में है, या कोई मेरे मन के संकल्पों की ही अशुद्धि है, उस बात को हम क्या करें, नोट कर लें। और नोट करने के बाद फिर हम उसमें अपने मन से क्या करते जाएं, क्या करें, डायलॉग करना शुरू कर दें। जब आप मन के साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे कि मन तुम ऐसे क्यों करता है, मैंने तुझे कहा था ना आज तुझे मेरे साथ रहना है, आज तुझे किसी भी परिस्थिति में ऊंचा नहीं बोलना है, तूने फिर वही काम किया जो तुझे करना था। कल से अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ठीक नहीं है। फिर मन को प्यार से फिर से समझा दो वो लेसन। मन क्या है, मन क्या है, बेबी है। बच्चे को अगर हम थोड़ा सा अथॉरिटी से आंख दिखाते हैं तो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है कि नहीं, मेरे को इसने कहा है, मेरे मालिक ने, मेरे बड़ों ने मुझे बोला है, अगर मैं इनके साथ नहीं चलूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, फिर मेरा सुरक्षा मेरी संभव नहीं है। इसी तरह से मन को अनुशासित करना, हम लोग उसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं, याद कहते हैं, निरंतर कनेक्शन। बाबा ने केवल कनेक्शन के लिए नहीं कहा। कई बार हम करते हैं कि योग लगाने वाले योगी बन जाते हैं, अपने जीवन को योगी नहीं बनाते हैं। बात करते हैं तो ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, जैसे मेरा तरीका है लौकिकता की तरह बात करेंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी लौकिकता खत्म, उसके अंदर क्या होना चाहिए, लौकिकता में भी अलौकिकता दिखाई पड़नी चाहिए। तो जहां पर हम लौकिकता में अलौकिकता ले आए, पत्नी को भी मैंने बाबा के बच्चे के रूप में देखा। भले मुझे फिजिकली समझ है कि ये मेरी लौकिक पत्नी है, ये मेरा लौकिक बच्चा है, लेकिन मैंने जब उसको एक अलौकिक स्वरूप से देखा कि हम सभी संगम समय पर सेवा के लिए साथी इकट्ठे हुए हैं, तो जब इस अलौकिक स्वरूप से हमने देखा तो हमने अपने योग को, अपने वार्तालाप को उस समय ज्ञान योग में
बदल लिया। बदला या नहीं बदला? तो इससे क्या हुआ कि जो समय मेरा खाली लौकिकता में जा रहा था वो मैंने किस में बदल दिया? अलौकिकता में बदल दिया। अब लौकिक कारोबार करके भी अगर आप अलौकिकता से बाबा की याद में बैठेंगे तो हमारी जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? उसमें मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जल्दी जुट जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब योग को हम पर्सनलाइज नहीं करते हैं कि मैं बाबा की याद को अपने लाइफस्टाइल में कैसे डालूं। कई भाई बहन आकर पूछते हैं कि बहन जी हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, जब लौकिक में बहुत कारोबार होती है तो बाबा को हम भूल जाते हैं। पर बाबा ने उस समय के लिए कहा कि बच्चे मेरा जो योग है, मेरी जो याद है बाबा के साथ वो कैसी है? मेरी बाबा के साथ जो याद है वो याद मेरी बुद्धि की याद है। तो वो कार्य करने से पहले हम 2-3 अच्छे विचार ले लें कि अभी हम इस कार्य को करते हुए बाबा को इस प्रकार से याद करेंगे। तो जैसे ही हम अंदर में वो फीडिंग कर लेंगे तो जो मैंने फीड किया होगा जब उस कारोबार के लिए हम जाएंगे तो वो उस कारोबार से रिलेट हो जाएगी बात, और रिलेट होकर के मेरी जो याद है वो निरंतर याद में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी। तो उससे मेरी जो याद है वो एक सहज स्वरूप बन जाएगी। फिर हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि ये बात मेरे सामने आई, ये तो एकदम देखते ही आपके मन में आएगा, अच्छा बाबा इस परिस्थिति में हम क्या करें, बाबा इस बात में हम क्या करें, बाबा इस बात के प्रति आपकी क्या राय है। अगर मेरे भीतर में ये बातें पैदा होती हैं तो इसका मतलब है कि मैंने बाबा को अपना साथी बनाया है। इसका मतलब है कि बाबा को मैंने अपना दोस्त बनाया है, फ्रेंड बनाया है। नहीं तो केवल हम योग लगाने वाले योगी हैं। और जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी फाइनल तक स्थिति हो जानी चाहिए, उस स्थिति में कहीं ना कहीं योग के सब्जेक्ट में कमजोरी है। इसी तरह से अगर हम लोग धारणा के सब्जेक्ट को लें तो धारणा में भी बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा जो मुरली में पॉइंट्स देते हैं उसमें कोई ना कोई, जैसे बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, सपोज करो बच्चे मामेकम याद करो, उसके साथ कोई ना कोई अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट किस भाव से होती है कि बच्चे अगर तुम मुझे याद करेंगे तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे अगर आप मुझे याद करेंगे तो अटैचमेंट है कि बच्चे मैं आपको कहां ले चलूंगा। कवरिंग का कोई महत्व नहीं होता मेल में जब तक उसके साथ अटैचमेंट नहीं होती है। अगर कवरिंग किसी के पास पहुंच जाता है और अटैचमेंट नहीं पहुंचती है तो वहां से क्या जवाब आता है कि आपका कवरिंग तो आया लेकिन साथ में अटैचमेंट नहीं आई। फिर हम अटैचमेंट उसको भेजते हैं ना। पर हम लोग क्या करते हैं, मुरली से बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो, बाबा ने वही बात तो कही है जो बाबा रोज कहते हैं, लेकिन बाबा ने जो अटैचमेंट मुझे दी वो हमेशा रोज नहीं होती है। और उसको लेकर के मानो बाबा ने कहा बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, तो मुझे क्या करना है, अब इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। अपने ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे कि हम कितना कम बोलते हैं। जितनी बात की जिस समय जरूरत है उतना ही हम सोचें, जिसको हम राइट थिंकिंग कहते हैं, और फिर उतना ही हम बोलें। कई बार हम लोग बार बार अपनी बात को वेटेज देने के लिए बोलते चले जाते हैं। ये भी क्या करता है, बोलते हम कब है, पहले जो हमारे अंदर में क्रिएट हो चुका होता है। मेरे विचार अंदर में क्रिएट हुए और उनको मैंने एक्सप्रेस किया अपने बोलने के भाव से, तो उससे मेरी बहुत सी शक्ति जो होती है वो व्यर्थ चली जाती है। अब कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, सोच समझकर बोलना है। हम लोग बोल देते हैं फिर सोचते बहुत बाद में, अच्छा मैंने ऐसा कहा था जब किसी ने बताया, और फिर समझ हमें बहुत समय के बाद आती है। तो क्या होता है, तब तक हम लोग बहुत सी एनर्जी को खराब कर चुके होते हैं। इसलिए बहुत कम बोलें, ज्ञानयुक्त बोलें, मीठा बोलें, प्यार से बोलें, भीतर के भाव से बोलें, यहां से ना बोलें, भीतर से बोलें। जब भीतर से बोलते हैं तो हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरा हमारे नजदीक आता है, उनको हमारे वाइब्रेशंस अनुभव होते हैं। तभी हम लोग कहते हैं, किसी के पास हम खड़े होते हैं तो हम कहते हैं आपसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, और कईयों के पास हम 2 मिनट भी खड़े होते हैं तो भी हमें कैसा लगता है कि इनसे बात करके हम लोग कैसे हो गए, कैसे हो जाते हैं, भारी हो गए,
ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो इसलिए जो धारणा की हमारी सब्जेक्ट है, उसमें भी हमें स्वरूप बनना, जो बाबा ने मुझे कहा डेली की हम एक धारणा ले लें और उसको हम अच्छी तरह से देखें कि बाबा ने कहा आज कोई व्यर्थ नहीं क्रिएट करना है। मेरे सामने व्यर्थ आज किस रूप में आ सकता है कि मैंने किसी को कोई काम कहा है आप वो करके देना, हो सकता है कि वो या तो लेट आए या वो काम ना करके दे, मेरे सामने ये व्यर्थ आ सकता है। हमें रोज का पता होता है कि हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा सा अगर उसके ऊपर हम लोग पहले काम कर लेते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जब वो बात हमारे सामने आती है तो उससे हमारी इनर स्टेबिलिटी कम नहीं होती है, हमारी जो भीतरी खुशी है वो हमारी मरती नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि मुझे इस चैलेंज को स्वीकार कैसे करना है। तो इस पर हमें ध्यान देने से हमारी भीतर की जो गहराई है, जो हमारी टावर, लाइट हाउस जो मुझे बनना है, क्योंकि जब हम एक एक सब्जेक्ट में परफेक्ट बनेंगे तभी तो हम लोग लाइट हाउस बनेंगे ना। तो इसलिए वो मेरी जो आत्मिक स्थिति, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप निखर के आएगा। इसी प्रकार से सेवा का सब्जेक्ट, कई लोग होगा थोड़ी सी सेवा करेंगे तो उनको बहुत थकावट महसूस होने लगेगी, या कोई लोग थोड़ी सी सेवा करेंगे, किसी को कहा जाएगा, कोई नए सेवा करने के लिए कहा जाएगा तो सामने आएगा कि भाई हमने तो कभी किया नहीं है, ये हमसे तो होगा नहीं, ये कैसे होगा। हमारी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। दुनिया वाले भी कहते हैं, उनके डिक्शनरी में भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता। मेरा अपनी जिंदगी में असूल है कि मुझे कहीं भी कभी भी कोई भी किसी काम को कह दे, मैं कभी किसी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझती। एक बार अभी हमारे यहाँ पर ORC में सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, तो वो काफी बड़ा फंक्शन था, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी था। तो आशा बहन जी ने मुझे मंच से ये एक मैसेज दिया कि उर्मिल बहन, जहाँ पर सम्मान समारोह का इवनिंग में कल्चरल होना है, वहाँ पर जो आज सम्मान समारोह का, क्योंकि शूटिंग में ये जाएगा सारा, तो क्या प्रोग्राम चल रहा है उसका बैनर नहीं लगा है। और उस समय मुझे स्टेज भी कोऑर्डिनेट करनी थी, 4-5 और भी काम थे, सिर्फ बीच में 10 या 15 मिनट थे। अब 10-15 मिनट के अंदर, क्योंकि ORC में मुझे सारे भाई बहन जानते तो हैं, लेकिन मैं उनसे कैसे काम कराऊं, वो भी एक, कई बार भाई बहनों के साथ जब बहुत ज़्यादा इंटीमेसी ना हो तो कई बार काम लेना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सोच आती है। पर मैंने कहा नहीं दीदी, हो जाएगा। फिर मैंने उनको तो कहा हाँ हो जाएगा, लेकिन उस समय फिर मैंने एकदम उसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया जो डिपार्टमेंट में वो भाई काम करते हैं। तो वो भाई कहने लगा दीदी कैसे होगा 10 मिनट के अंदर, कहाँ इसको लगाएंगे। वहाँ से आने जाने में ही जहाँ उसका डिपार्टमेंट था उसको 5-7 मिनट लगने थे, फिर उसको उसे बनाना था, बनाने के बाद उसे लगाना था। मैंने कहा भैया प्लीज़, जो करना है वो करना है, अब हम ये सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने कहा आप ऐसे करो, आपके पास बड़े बड़े बोर्ड्स तो होते ही हैं, बड़े बोर्ड्स के ऊपर लेके आप थर्मोकोल के, आपके पास लेटर्स भी होते हैं, कहते हैं हाँ होते हैं। मैंने कहा आप उससे लेके आप लेटर्स को पिन अप कर दो, अगर नहीं कर सकते तो फटाफट आप लेटर उठा के आ जाओ, मैं 2-4 लोगों को यहाँ इकट्ठा करती हूँ, स्पेस जहाँ पे बैनर को लगाना है वो मैं बनाती हूँ। लाइट वालों को बोला जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे कि थोड़ा इन चीज़ों को यहाँ शिफ्ट कर दो, थोड़ा प्लीज़ इनको यहाँ शिफ्ट कर दो, वहाँ पर बीच में उसको लगवा दिया। और दीदी को जब पता लगा तो कहने लगी देयर आर पीपल हु मेक थिंग्स हैपन, कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कामों को बहुत सहज से कर लेते हैं, और कई लोग छोटी सी बात को इतना समस्या बना देते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, हमें तो अभी बताया है, ये कैसे होगा, बड़े सोचते नहीं हैं, कह देते हैं अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम है और दीदी ने मुझे कह दिया आप जरा ये काम कर दो। अरे वो काम नहीं को कहा उन्होंने, पता नहीं कौन सा आपका टेस्ट लिया है, कौन से आपके भाग्य की परख ली है, कौन से आपके निश्चय की परख ली है कि आप किस स्थिति में हैं। और वही निश्चय की स्थिति शायद पता नहीं आपको कहाँ आगे बढ़ा दे, बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती। जगदीश भाई का मिसाल सब जानते हैं ना, कि जगदीश भाई को जब बाबा ने चुना था और जब चीफ स्पोक्समैन और चीफ एडिटर का बाबा ने उनको टाइटल दिया था, तो कैसे टाइटल दिया था। रात की क्लास में बाबा ने बोला था कि बच्चे एक लेटर लिख करके आना। सारे लोग हंसने लगे थे उनके ऊपर कि ये बैठे हैं लेटर लिखने के लिए, और बाबा ने कहा है दे देंगे लिख करके सवेरे, बाबा को कह देंगे बाबा आपने कहा था रात की क्लास में, सवेरे अब टाइम मिलेगा आप करके दे देंगे।
लेकिन उनके अंदर एक संकल्प था कि बाबा ने कहा है, मुझे बहनों ने कहा है, ये बहनों को निमित्त किसने बनाया है। तो जब ये भाव से उन्होंने इस बात को किया, तो आप समझते हैं ना कि वो रोड की लाइट पर गए थे, वहां काम करके आए थे और बहुत निरंकारी भाव से बैठ गए थे आकर के। और आने के बाद भी जब क्लास में वो बैठे थे, बाबा ने सबसे पूछा कि बच्चे काम किया, तो सब बच्चों ने क्या कहा, बाबा कर देंगे ना, रात को आपको पता तो है कि लाइट ऑफ हो गई थी। और फिर उसके बाद भी बाबा ने जब पूछा तो उन्होंने हाथ खड़ा किया कि हाँ बाबा, मैंने इस काम को किया है। तो क्या हुआ, बाबा ने उसी समय उनको क्या वरदान दे दिया। तो हमारे बड़े हमें कोई काम दे करके हमारी परख कर रहे होते हैं कि आई वेल में कहाँ हमें मदद कर सकता है। कभी भी किसी भी सेवा के लिए हम ना नहीं करें, यहां पर हम अपने बहुत से भाग्य को गंवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर, एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ कि वहां से कई बार अचानक कॉल्स आ जाती हैं कि आप ये क्लास ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कोई ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत होती है या कोई और अपॉइंटमेंट भी होती है या कोई और बात होती है जिस कारण से आपको लगता है कि नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। बहन जी आपने अचानक कहा अब तो नहीं हो सकता। मैं हमेशा समझती हूँ कि बड़ों का कहना माना काल का बुलावा। कभी मैं बड़ों को ना नहीं करती, कभी नहीं ना करती। जिंदगी में मेरा रिकॉर्ड है, बड़ों को मैं कभी ना नहीं करती। मुझे लगता है कि बड़ों ने मेरे पर अगर कोई उम्मीद रखी है तो इसका मतलब वो मुझे कुछ समझते हैं, और अगर मेरे में कोई बात है भी सही तो वो मुझे उस बात को दूर करने की ताकत भी जरूर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको हाँ करती हूँ और हाँ करने के बाद मैं बाबा को कह देती हूँ कि बाबा ये बात ऐसे ऐसे है, अब आपको देखना है। तो बाबा ऑटोमेटिकली उस बात को एडजस्ट कर देता है। तो इसलिए अगर हमें लाइट हाउस बनना है तो चारों सब्जेक्ट्स पर हमें अटेंशन देना है और साथ साथ हमें दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। दूसरों की सेवा में ऑटोमेटिकली हमारी सेवा हो जाती है, हमारा पुण्य बन जाता है, उनकी दुआओं के खाते से मेरा जीवन ऊंच बन जाता है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो मेरी स्थिति को लाइट हाउस के समान बना सकती हैं। और जो फिर लाइट हाउस होता है वो सदा कहाँ होता है, सदा दूसरों को देता रहता है, उसका जीवन होता ही देने के लिए है। तो बाबा अब हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है। ओम शांति।